एनिमे के स्टार्ट में एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने पेट नाची से बात कर रहा है। नाची पूछ रहा है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। जीरो बोल रहा है, आज उन्होंने फिर मेरा मजाक उड़ाया स्कूल में, मैं कुछ जानवरों से बात कर रहा था ना इसलिए। नाची कहता है, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे अंदर यही तो एक ब्यूटीफुल टैलेंट है जो तुम्हें मिला है। फिर जीरो बोल रहा है, ये कोई टैलेंट नहीं है। नाची कह रहा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ एक दिन ये बात तुम्हें जरूर समझ आएगी कि यही एक तुम्हारा टैलेंट है। एंड फिर एनिमे में आगे चलकर जीरो बड़ा हो जाता है। जीरो को एक ब्रिज के नीचे 3 गुंडों के साथ बात करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वे गुंडे जीरो को बोल रहे हैं, तुम्हें पता है तुम किससे पंगा ले रहे हो, हमारा सैम्पाई डायमंड लीग का हेड है और इस शहर के चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। तो फिर जीरो बोलता है, इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। वो गुंडा बोल रहा है, तुम सिर्फ एक छोटे से बेवकूफ हो जो बड़े बेवकूफों के पीछे छुप रहे हो, और फिर उससे मारने लगता है। वो जीरो को हाथ ही लगाता है, जीरो गायब हो जाता है और जीरो का कोट उसके हाथ में रह जाता है। वो कहता है, अब ये कहाँ चला गया। फिर जीरो कहता है, ले तुझे तो अब मजे चखाता हूँ। फिर जीरो उसे पानी में घेर देता है और कहता है, अब तू चिल मार और मजे कर। बाकी 2 गुंडे भी गुस्से से जीरो को घूर रहे होते हैं। जीरो कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ, अच्छा लगता है तुम्हें भी स्वाद चखना है, आओ तुम्हें स्वाद चखाऊं। एंड फिर एनिमे में जीरो का उन गुंडों के साथ कोई फाइटिंग सीन नहीं दिखाया जाता। जीरो भी उन 2 गुंडों को पानी में डाल देता है और बस उन तीनों को एक साथ भागते हुए दिखाया गया है। जीरो भी अपनी जैकेट उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, हम तुम्हारे आभारी है। जीरो पीछे मुड़कर देखता है, कौन। फिर वहां पर एक कैट होती है। वो छोटी सी कैट बोल रही है, हम तुम्हारे आभारी हैं जीरो, तुमने हमारी बहुत मदद करी। उस कैट के साथ वहां पर एक क्रो भी आ जाता है। फिर वो कैट बोलने लगती है, पहले उन लोगों ने हमें बहुत परेशान करा और धमकाया जीरो, लेकिन अब वो तुम्हारे पीछे हैं, हमें तुम्हारी चिंता होती है। जीरो कह रहा है, लेकिन मुझे इस चीज की आदत हो गई है, अब तुम जाओ यहाँ से। वो क्रो जीरो के सर पर बैठ जाता है और फिर कहने लगता है, तुम्हें ऐसी लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए। जीरो कहता है, चलो हटो यहाँ से, तुम्हें ज्यादा याकातारी बनने का शौक है क्या। फिर जीरो वहां से जाने लगता है और वो कहता है, अब कूड़े में मुंह मत डालना, बाय। फिर वो पीछे से क्रो और कैट भी जीरो को बाय बोल। एंड फिर जीरो अपने घर जाता है। उसके घर पर उसके दादा होता है जो जीरो पर चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में भूसा पड़ा है क्या, तुम्हें एक बात तो कितनी बार समझाना पड़ेगा, तुम्हें एक बार कहीं समझ में नहीं आती, तुम इतनी गुंडों की तरह लड़ाइयाँ लड़ते हो। अब मैं तुम्हें कोई शिनोबी आर्ट नहीं सिखाऊंगा। शिनोबी आर्ट एक शिनोबी फाइटिंग स्किल है, ये सिर्फ शिनोबी फैमिलीज के पास ही होती है। और उसके दादाजी भी एक शिनोबी है और वो अब जीरो को शिनोबी आर्ट सिखाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही इतनी लड़ाइयाँ लड़ता है, अगर उसे आर्ट आ गई तो वो पता नहीं और कितनी लड़ाइयाँ लड़ने लगेगा। एंड फिर जीरो अपने दादाजी को बोल रहा है, तुम सिर्फ एक पुराने जमाने के आदमी हो, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, ठीक है। जीरो के दादाजी और भी ज्यादा एंग्री हो जाते हैं और फिर वो घर के अंदर से एक वेपन निकाल के लाते हैं और कहते हैं, ये हमारी शिनोबीज की विरासत में मिली एक प्राचीन वेपन है और ये हमारे पूर्वजों को मिली थी। तब जीरो कहने लगता है, ये तो एक पुराना सा हार्मलेस वेपन है, ये क्या मेरा क्या ही बिगाड़ेगा, ले जाओ इस नकली खिलौने को। उसके दादाजी और भी ज्यादा एंग्री हो जाते हैं और गुस्से में आकर उस स्वॉर्ड से घर के सारे डोर्स नीचे गिरा देते हैं और फिर बस वहां से चले जाते हैं। फिर बाद में जीरो को वे डोर्स दोबारा से लगाने पड़ते हैं और जीरो बोल रहा है, एक ये हमारे घर के प्राचीन सामान। तभी उसके दादाजी उसे देखते हैं और बोलते हैं, आज मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए घर का ताला मार कर सोना, ठीक है। वो कहता है, ठीक है, मार दूंगा, जाओ यहाँ से। जीरो बोल रहा है, ये मुझे अभी तक छोटा बच्चा ही समझते हैं, इन्हें मैं छोटा बच्चा ही दिखता हूँ। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है तो एक क्रो आता है। क्रो कहता है जीरो को, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारे साथ चलो। जीरो तभी अपने शूज पहनकर उसके पीछे भागने लगता है। क्रो उसको दूर जंगल में ले जाता है। वो कहता है, तुम्हें मुझे ले जा कहाँ रहे हो, मुझे बताओ तो सही। क्रो कहता है, बस चलते रहो, आगे देखो क्या हुआ। जीरो आगे जाकर जंगल में देखता है कि वहाँ पर एक कैट पड़ी हुई है और कैट के आसपास बहुत सारा ब्लड भी पड़ा हुआ है। वो कैट ब्लैक कलर की होती है और वो शायद मर चुकी है। जीरो उसे देखकर कहता है, ये सब किसने करा। क्रो कहता है, मुझे नहीं पता, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया, हमारी मदद करो, देखो इसके साथ क्या हुआ, इसको ऐसे किसने मार दिया। वो कह रहा है, शायद ये अभी भी जिंदा है, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। एंड जीरो फिर उसे अपने घर में ले आता है और उसकी पट्टी भी करता है और उसे सुला देता है और उसके लिए खाना लेने चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उस कैट को होश आता है। वो कैट रूम के अंदर अकेली होती है और वो होश में आने से पहले ये सब बोलने लगती है कि मैं एक बर्बादी का तारा हूँ, सूरज को निगलने वाला, किसने मुझे जगाया, किसकी इतनी हिम्मत हुई। फिर वो कैट आंखें खोलकर देखती है, ये मैं कहाँ हूँ। तभी जीरो भी आ जाता है कैट के लिए खाना लेकर।
जीरो कैट को देखकर बोल रहा है, मुझे तो लगा कि तुम मर गए, लेकिन तुम्हें तो होश आ गया, तुम तो दमदार बिल्ले हो। जीरो उस कैट से कहता है, मैं तुम्हारे सारे शब्द समझ सकता हूँ और मुझे भी पता है कि तुम मेरे सारे शब्द अच्छे से समझ सकते हो। डरो नहीं, बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो कैट जीरो को घूरने लगती है और उसे घूरने के बाद उसके बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। फिर जीरो कहता है, देखो बाहर आओ, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, नहीं मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम मुझसे डरो नहीं, देखो बाहर आ जाओ। बहुत देर हो जाती है, जीरो भी उसे बाहर बुलाता बुलाता थक जाता है। वो कैट भी बाहर नहीं आती, अंदर ही छुपी रहती है। फिर जीरो कहता है, मुझे पता है इसका क्या इलाज है। फिर जीरो भागकर उसके लिए खाना लेकर आता है और खाने का बाउल बेड के बाहर रख देता है। फिर वो कैट खाना देखकर एकदम से ही बाहर आ जाती है और वो खाना खाने लगती है। फिर वो कैट जीरो से कहती है, तुम्हें पता है एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। फिर जीरो कहता है, एक अजीब सा बिल्ला अपने आप को आदमी समझता है। वो बिल्ला जीरो को कहता है, हंसो नहीं, मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ। वो कहता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं मैं हूँ कौन। वो बिल्ला जीरो को कहता है कि मैं एक मोनोनोके हूँ, समझे? जीरो कहता है, क्या मोनोनोके? हाँ, मैं जब चाहे इंसान का रूप ले लूं और जब चाहे जानवर का। वो बिल्ला जीरो से कह रहा है, लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, शायद तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या। वो कह रहा है कि मुझे मेरे साथ वाले मोनोनोके ने ही मार दिया, उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत थी और मुझे उनके उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैंने उन्हें हेल्प करने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। फिर जीरो कह रहा है, अच्छा, एक ऐसा बिल्ला जो अपने आप को आदमी बताता है और अपने मरने के ऊपर एक कहानी भी बनाता है और फिर मुझे सुना रहा है। वो कहता है, अच्छा तो तुम्हें सब मजाक लग रहा है, अपनी लिमिट से बाहर मत जाओ। एंड फिर एनिमे में दोबारा से वही फॉरेस्ट दिखाया गया है जहाँ पर उस बिल्ले का खून हुआ था। वहाँ पर जंगल में एक लड़की होती है, वो लड़की उस जंगल में इंस्पेक्शन कर रही होती है। उस लड़की के हेडफोन भी लगा होता है और वो अपने हेड से बात कर रही होती है कि सर मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। वो उस जंगल में आगे बढ़ के देखती है तो वहाँ पे बहुत सारा ब्लड भी पड़ा होता है। वो हेडफोन पे फिर अपने हेड से बताती है कि सर यहाँ पर बहुत सारा ब्लड भी पड़ा हुआ है, मुझे लगता है ये खून रागो का ही है। फिर वो उसका हेड कहता है, ऐसा करो तुम वहां से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाओ और मुझे सारी खबर देती रहना। फिर वो लड़की वहां से जाने लगती है और जब वो वहां से जाने लगती है तो सीन में दिखाया गया है कि कोई उसे छुपकर पीछे से देख रहा होता है और वो कोई बीस्ट है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस बिल्ले का नाम रागो है और वो लड़की और वो बीस्ट वे दोनों रागो के पीछे हैं, उस बिल्ले के पीछे उसे ढूंढ रहे हैं। फिर एनिमे में जीरो को दिखाया गया है जो कि रागो को नहला रहा था। उसे नहलाते नहलाते जीरो को अपने पेट की याद आ जाती है, नाची की। फिर वो रागो को नाची के बारे में बताने लगता है, तुम्हें पता है बचपन में मेरा एक पेट हुआ करता था, नाची। बचपन में जब सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे और मैं सबसे परेशान हो जाता था, मिट्टी में बन जाता था और मेरे काफी चोटें भी लगी होती थी, तब मैं नाची के पास जाता था और नाची मेरे पास आकर शांति से बैठ जाता था। फिर नाची मुझे कहता था, क्या तुम मुझे नहला दोगे? फिर मैं इतनी बुरी हालत में भी, जिससे मेरी चोटें लगी होती थी, कपड़े भी गंदे हुए रहते थे और मेरे ऊपर मिट्टी लगी हुई होती थी, उस हालत में मैं नाची को नहलाने लगता था और फिर उसे नहलाते नहलाते कब मेरी थकान उतर जाती थी मुझे पता ही नहीं लगता था। मैं बिल्कुल फ्रेश फील करता था, मेरा मूड भी एकदम फ्रेश हो जाता था। तुम भी बिल्कुल नाची की तरह ही हो, मैं तुम्हें नहला रहा हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नाची को नहला रहा हूँ। उसका बिल्ला भी फिर इमोशनल हो जाता है। फिर उसका बिल्ला कहता है, चलो अब पानी डालो, बहुत हो गया। एंड फिर रात हो जाती है और रात को रागो विंडो पर बैठा होता है और जीरो अपने बेड पर सो रहा होता है। विंडो पर बैठा हुआ रागो जीरो को कहता है, बच्चे तुमने मेरी बहुत मदद करी, लेकिन अब मुझे जाना होगा, मैं ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकता। और उसको गुड बाय बोलकर खिड़की से नीचे कूद जाता है। जब वह खिड़की से नीचे कूदता है तो उसके वापस से चोट दुखने लगती है। रागो बोल रहा है कि अभी मेरे जख्म भरे नहीं है, पर मैं इतना कमजोर नहीं हुआ कि यहाँ से जा ना सकूं, मैं यहाँ से आराम से जा सकता हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है, आधी रात को तुम जा कहाँ रहे हो? वैसे रागो डर जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, कौन? तो वो जीरो होता है। जीरो कहता है, हाँ मैं, आधी रात को कहाँ जा रहे हो? रागो कह रहा है, तुम तो सो गए थे, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें देखा, तुम तो अपने बेड पर थे। जीरो कह रहा है, बेड पर मैं नहीं था, वो तो मेरा टेडी बियर था, तुमने शायद ठीक से देखा नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब मुझे रोकने की दोबारा से कोशिश मत करना। फिर वो कह रहा है, इतनी रात को आखिर तुम जाओगे कहाँ? और तुम्हें चोट भी लगी है, मैंने तुम्हारी मदद करी थी, अभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। फिर रागो कहता है, मैंने तुमसे मदद मांगी नहीं थी, मदद तुमने की थी और तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ।
मेरा ज्यादातर यहाँ रहना ठीक नहीं। जीरो कहता है लगता है तुम्हें ठीक ठीक ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुम्हें अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। फिर राघव कहता है देखो बच्चे मेरा रास्ता मत रोको, तुम्हें नहीं पता मैं एक मोनोनोक हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे जाने दो और जाने से इस बार मत रोको। एंड तभी वहाँ पर एक खली जैसे आदमी की एंट्री होती है। तब जीरो कहता है क्या तुम सबके घर पर इतनी रात को बिना इन्वाइट किए ही आ जाते हो क्या, भूखे बोरे, तुम यहाँ आए कैसे। वो आदमी बीस्ट होता है, वो बीस्ट जीरो को कह रहा है तुम्हें अंदाजा भी है तुम किसके साथ बात कर रहे हो इस वक्त। फिर वो राघव से कहता है राघव चलो मेरे साथ। फिर जीरो कहता है ये बिल्ला मेरा है, तुम इसे ऐसे नहीं यहाँ से ले जा सकते, कौन हो तुम। फिर वो जीरो को एक पंच मारता है और जीरो वहीं गिर जाता है। राघव वहां से भागना शुरू करते हैं। वो बीस्ट भी राघव के पीछे भागने लगता है। वो बीस्ट राघव से कहता है राघव तुम वहां इस तरीके से खड़े थे, मुझे लगा तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, पर तुम ऐसे भागना नहीं चाहिए, तुम भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार थे ना, अब क्यों मुझसे बच के भाग रहे हो, रुको राघव। राघव कहता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा और वो जंगल में भागते चला जाता है। फिर भागते भागते थोड़ी देर बाद एकदम से राघव उसके पास होता है तो बीस्ट उस राघव को पकड़ने वाला ही होता है। अचानक से जीरो आ जाता है अपनी स्वॉर्ड लेकर। वो जीरो एकदम से उस राघव के आगे आ जाता है। फिर राघव कहता है बच्चे तुम्हें अंदाजा नहीं ये कौन है, ये तुम्हारा क्या हाल कर सकता है, तुम घर से वापस क्यों आए, वापस जाओ यहाँ से। और वो जो आदमी होता है वो बीस्ट होता है, वो पूरा बीस्ट तो नहीं बनाता पर लेकिन उसने अपना हाथ आधा बीस्ट बना लिया था। और जब वो अपने बीस्ट वाले हाथ से राघव को पकड़ने वाला होता है तो उसी हाथ पर जीरो स्वॉर्ड से अटैक कर देता है एंड उसके हाथ पर कट भी मार देता है जिससे खून बाहर आने लगता है। वो समझ जाता है ये सिर्फ इस बच्चे ने करा, ये बच्चा अचानक से स्वॉर्ड लेकर आ कहां से गया। और जीरो अपनी बॉडी दिखाने लगता है और फिर स्वॉर्ड लेकर एक्शन में खड़ा हो जाता है। फिर बीस्ट कहता है इस बच्चे की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं है और ये तलवार लेके मेरे से लड़ने आया है अपने घर से यहाँ और इस तरह एक्शन में खड़ा हुआ है, लगता है ये मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, पर इस तरीके का काम तो सिर्फ एक शिनोबी ही कर सकता है और ये भी एक शिनोबी ही है। एंड वो आदमी पूरा बीस्ट बन चुका है और जीरो भी उस पर घूमकर अटैक करता है। एक अटैक तो वो बीस्ट पर कर देता है और बीस्ट घायल भी हो जाता है। फिर जब वो दूसरा अटैक करता है बीस्ट पर तो बीस्ट उसे मार देता है जीरो को अपने नेल्स में फंसाकर ऊपर उठा लेता है और कहता है राघव लो खा लो इसे। फिर वहीं पर जीरो की डेथ हो जाती है और वो जीरो को जमीन पर फेंक देता है और फिर राघव उसके ऊपर चढ़ जाता है। राघव कहता है मैं चाहता तो तुम्हें खा लेता लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा बच्चे, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और वो जीरो को देखने लगता है। फिर बीस्ट कहता है राघव चलो अब मेरे साथ बहुत देर हो चुकी और इसे भी खा लो फटा। ये सब देखकर राघव बहुत एंग्री हो जाता है। राघव सोचता है इस बच्चे ने मेरी मदद करी थी और ये मेरे सामने ही मर गया। राघव को गुस्सा आ जाता है। राघव फिर उसके अंदर ही फ्यूज हो जाता है जीरो के अंदर। वो बीस्ट राघव को ऐसा करने से मना करता है। बीस्ट कहता है रुक जाओ राघव, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसा मत करो राघव, ऐसा मत करो। वो बीस्ट चिल्लाने लगता है। उस जंगल में एकदम से काले सा तूफान आने लगता है। उठो जल्दी और इस पे अटैक करो, मैं तुम्हें हाथ दूंगा। जीरो डरता है और कहता है मैं इस पे अटैक नहीं कर सकता। जीरो कहता है और तुम मेरे अंदर आए कैसे, ये सब क्या हो रहा है, ये सब चल क्या रहा है। राघव कहता है मैं सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम इस पे अटैक करो। एंड वो बीस्ट भी जीरो पर अटैक करता है। जीरो पहले उस पर अटैक करता है फिर डर जाता है और डर के पीछे हो जाता है। फिर जीरो दूसरी बार उस पर अटैक करता है तो जीरो के अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है। जीरो की आंखें भी चमकने लगती है जैसे राघव की चमक रही थी। और जब जीरो अटैक करता है अपने हाथ से तो जीरो के हाथ में भी बहुत पावर आ जाती है एंड वो पावरफुल पंच उसके बीस्ट के मारता है। फिर बीस्ट के भी दो टुकड़े हो जाते हैं और बीस्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर उसको दूर से वो लड़की भी देख रही होती है, वही हेडफोन वाली लड़की जो सारी न्यूज अपने हेड को दे रही होती है और वो हेडफोन में सब बता रही होती है कि हाँ जंगल में कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। और वो सबको न्यूज देती है कि इधर सब इकट्ठे हो जाओ और उसका हेड अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। वो लड़की जीरो के पीछे तलवार लेकर खड़ी हो जाती है और कहती है हिलने की कोई जरूरत नहीं। उसका हेड अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंच जाता है और जीरो कहता है तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है डरो नहीं, हम सिविल ब्यूरो से हैं, सिर्फ राघव की जरूरत थी लेकिन अब राघव तुम्हारी बॉडी के अंदर है और हमें राघव और तुम पर दोनों पर नजर रखनी होगी और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। वो कहता है मैं ऐसे तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें मेरे बारे में क्या ही पता है और मैं ऐसे किसी के अनजान के साथ नहीं जाऊंगा। एंड फिर वो लड़की पीछे से जीरो के सिर पर जोर से हिट करती है जिससे जीरो को बहुत चोट लगती है और वो बेहोश होकर वहीं नीचे धरती पर गिर जाता है। हम इसे यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकते, पहले हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और इसकी बॉडी का फुल चेकअप कराना होगा और हमें इस पे कुछ दिनों तक नजर रखनी होगी। और यहीं पे ब्लैक टॉर्च एनिमे का एंड हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।